रात के 9 बज रहे थे। मयंक अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ब्लू टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी और परफ्यूम लगाकर कमरे से निकला। अरे मयंक बेटा, खाना तैयार है, तुम बैठो, मैं अभी सर्व करती हूँ। सॉरी माँ, मैं नहीं कर सकता। बेटा, मैंने 3 घंटे मेहनत करके तुम्हारा फेवरेट गाजर का हलवा भी बनाया है। अरे माँ, मैं आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, वहीं से खाकर आऊंगा, बाय। ये कहकर मयंक घर से निकल गया। बेचारी पल्लवी किचन में रखे हुए उस खाने को देखती रह गई जो उसने अपने बेटे के लिए बड़े दिल से बनाया था। मयंक कैंटीन पहुंचा तो रिया उसका इंतजार कर रही थी। सॉरी बेबी, वो आने में थोड़ा लेट हो गया और माँ ने मेरे लिए खाना भी बना लिया था, उसे छोड़कर आया हूँ। मयंक, मैंने जो कहा था वो याद है या नहीं? अगर तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा 75% हिस्सा नहीं हुआ तो पापा मेरी शादी तुमसे कभी नहीं करेंगे। यार, पापा को मरे हुए 3 महीने ही हुए, मेरे हिस्से में 25% है। मैं अभी कैसे मम्मी से कह सकता हूँ कि वो 75% प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। इस पर रिया के चेहरे पर गुस्सा उभरने लगा। अरे सब हो जाएगा, तुम बताओ खाने में क्या ऑर्डर करूँ? तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना। यह कहकर रिया वहां से चली गई। अकेले होने पर अब मयंक का भी कुछ खाने का मन नहीं हुआ। वो अपने घर गया। मयंक बेटा, तुम्हारे लिए खाना निकालूं? अगर पार्टी में ज्यादा नहीं खाया हो तो? और उसने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 1 महीने बाद शमशान घाट में चिता जल रही थी और उसके सामने मयंक और रिया खड़े हुए आंसू बहा रहे थे। रिया के दोनों भाई पीयूष और रोहित भी वहीं मौजूद थे। सब्र करो मयंक, माँ अब ऐसी जगह चली गई है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। भगवान को शायद यही मंजूर था जीजू। रिया उस दिन मयंक के घर पर ही रुक गई। मयंक दीवार पर टंगी घड़ी को बड़ी गौर से देख रहा था। शायद उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तभी रिया के मोबाइल पर पीयूष का मैसेज आया। ओ दीदी, उससे प्रॉपर्टी के बारे में बात की या नहीं? इस पर रिया ने जवाब में लिखा, मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, अभी उसको पहले जैसा नॉर्मल होने दो, उसके बाद बात करूंगी। अगर इस टाइम पर कह दिया तो वो समझ जाएगा कि मैं बस उसके पैसों के पीछे हूँ। उम्मीद है कि ये मयंक जल्दी ठीक हो जाए और हमें माला माल कर दे। तभी किसी ने उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वो कमरे से निकला ही था कि तभी घर की लाइट बंद हो गई। अरे, इसे क्या हुआ? उसे अब कुर्सी के हिलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने हॉल में रखी कुर्सी की तरफ देखा तो उस पर कोई और बैठा हुआ था। कौन है कुर्सी पर? इससे पूछ के अंदर आए। तभी कमरे की एक छोटी सी लाइट जल उठी और कुर्सी पर मयंक की माँ को बैठा हुआ देखकर पीयूष की आंखें फटी रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ा हुआ था और वो अपनी पीली चमकती आंखों से पीयूष को घूर रही थी। भूत! ये कहते हुए पीयूष घर से निकला और अभी वो गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पल्लवी उसके सामने आ गई। पल्लवी ने हाथ के महज इशारे से ही पीयूष को हवा में काफी ऊपर उठा दिया। उतारो, मुझे नीचे उतारो! पल्लवी उसे गेट के ऊपर ले गई और अचानक से उसे नीचे गिरा दिया। पीयूष गेट के ऊपर गिरा और उसके नुकीले सरिये उसके पेट के आर पार हो गए। पीयूष की ऐसी मौत से रिया को बहुत गहरा झटका लगा था। मयंक अब अपना दर्द भूलकर उसके दर्द को कम करने में लग गया था। रिया, मेरे हिसाब से अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। नई जिंदगी की शुरुआत होगी तो हम दोनों के गम खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर रिया की आंखों से खुशी के आंसू टपके और वो मयंक के गले लग गई। पास ही खड़े हुए रोहित के चेहरे पर भी अब एक रहस्यमयी मुस्कान छलक आई थी। एक रात जब मयंक अपने कमरे में सो रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा हो। मयंक बेटा, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अपना फैसला बदल दो। ये सुनकर मयंक अचानक से जाग उठा। उसने पाया कि उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसके सिर के नीचे तकिया लगा हुआ था। मैं तो बिना तकिए के सोया था, ये तकिया मेरे सर के नीचे कौन रख गया? कुछ दिन बाद मयंक ने रिया से शादी कर ली और अब रिया मयंक के घर दुल्हन बनकर आ गई। एक शाम जब मयंक घर पर काम कर रहा था तो रिया ने उससे कहा, मयंक, मम्मी कह रही थी कि कंपनी की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं और मैं तुमसे ऐसा कहूंगी तो तुम ना जाने क्या सोचोगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है।
लेकिन फिर भी मम्मी पापा को मुझ पर यकीन नहीं है, तो मैं आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मयंक ने अगले ही दिन आधी प्रॉपर्टी रिया के नाम करने के लिए वकील को घर बुलाया। आप एक साइन मयंक सर, आप एक साइन यहाँ पर भी कर दीजिए। मयंक ने अभी पेपर पेन पकड़ा ही था कि तभी मयंक की माँ खिड़की के बाहर खड़ी नजर आई। उसने अपने हाथ का इशारा किया। तभी वकील को न जाने क्या हो गया। उसने मयंक का हाथ पकड़ लिया और रिया को गुस्सेल नजरों से घूरने लगा। क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़िए वकील साहब। वकील ने मयंक के हाथ से पेपर छीन उसे फाड़ दिया। उसका यह बर्ताव देखकर इन सभी को बहुत गुस्सा आया। ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? ये सुनते ही वकील जैसे ही अपने होश में आया, वकील की नजर खिड़की पर गई और उसने खिड़की पर पल्लवी को खड़ा पाया, जो उसे घूरते हुए उंगली से उसे ये काम ना करने का इशारा कर रही थी। वकील उठकर वहां से भाग गया और ये सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये आदमी पागल है क्या? मयंक, आप फिक्र मत करो, मैं मेरे वकील से बात करती हूँ। अगले दिन रिया मयंक को एक वकील के पास ले गई और उसने आधी प्रॉपर्टी रिया के नाम कर दी। रिया, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो चुकी है। अब अगर मयंक मर भी जाता है तो पूरी तुम्हारे नाम ही रहेगी। हाँ, सही कहा भैया, अब हम उसे रास्ते से हटा देंगे। उस रात मयंक घर पर काम कर रहा था। रिया उसके लिए एक दूध का गिलास लेकर आई। लीजिए मयंक, ये आपके लिए। अरे मुझे दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुमको पीना पड़ेगा, इतना काम ऑफिस में करते हो और घर आकर भी। ये केसर वाला दूध खासकर आपके लिए बनवा कर लाई हूँ, पी लीजिए इसे। मयंक गिलास को मुंह से लगाने ही वाला था कि तभी रिया को एक अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया और वो मयंक पर गिर पड़ी। उसके साथ ही गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और सारा दूध जमीन पर बिखर गया। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिया जमीन पर बिखरे दूध को देख आग बबूला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब कोई उसके पीछे था ही नहीं तो उसे धक्का किसने दिया। रिया, इस मयंक को हमें जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। मुझे अब शादी भी करनी है। मेरी गर्लफ्रेंड शादी के बाद इसी घर में रहना चाहती है। भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? घर में रहते हुए तो हम उसे मार नहीं पाए। अब उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। रिया ने डिनर के बाद मयंक से कहा, मयंक, मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं मनाली चलते हैं। वहाँ पर रोहित के दोस्त का एक रिजॉर्ट है। हम दोनों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, तो थोड़ा मूव ऑन करने की जरूरत भी तो पड़ेगी। मयंक ने रिया की बात मान ली और अगली सुबह वो रोहित और रिया के साथ ही मनाली के लिए निकल गया। ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। आज मुझे इस चिंपू से छुटकारा मिल जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। क्या सोच रही हो जान? कुछ नहीं बेबी। अब रोहित भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगा। इन तीनों ने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई औरत खड़ी है, जिसका चेहरा रोशनी कम होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। अरे ये सामने कौन है? सामने से हटो, पागल हो क्या? उस औरत ने अपनी उंगली से कार की तरफ इशारा किया। तभी तेज शोर करते हुए विंड स्क्रीन टूट गई। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अचानक से रोहित को ऐसा लगा कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया। रोहित, क्या हुआ? उस औरत के बाल लंबे होकर रोहित के गले में लिपट गए और उसने रोहित को कार के बाहर खींच लिया। रोहित! फिर वो औरत रोहित के सीने पर चढ़ बैठी। उसने रोहित की दोनों आंखों को फोड़ दिया और फिर उसके मुंह पर अपना पैर जैसे ही रखा, रोहित का सर किसी तरबूज की तरह फट गया। रोहित! रोहित की इतनी भयंकर मौत देखकर मयंक और रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी जल्दी ये उनके साथ क्या हो गया। वो औरत अब इन दोनों की तरफ आने लगी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रोशनी पड़ी और फिर इन दोनों ने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मयंक की माँ पल्लवी ही है। माँ! मयंक अपनी माँ को अलग अलग अवतार में देख बहुत हैरान हुआ। माँ, आप तो मर चुकी थी, फिर आप मुझे कैसे नजर आ रही हैं? ये मेरी आत्मा है मयंक बेटा। और आपने रोहित को क्यों मारा माँ? अगर मैं उसे नहीं मारती तो ये दोनों भाई बहन मिलकर तुम्हें मारने वाले थे। मुझे माफ कर दो मयंक। मुझे मेरे दोनों भाइयों ने बहकाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें मारने के लिए कभी राजी नहीं हुई। ये झूठ बोल रही है।
ये कहते हुए पल्लवी ने अपनी उंगली रिया की तरफ पॉइंट की और रिया को दर्द होने लगा। ये सुनकर पल्लवी की आंख में आंसू छलक आए और वो अचानक से गायब हो गई। मयंक! रिया बहुत डरी हुई थी। वो मयंक से कस के लिपट गई। डरो नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये लोग अब घर वापस आ गए और कई दिनों तक पल्लवी की मौजूदगी किसी को महसूस भी नहीं हुई। एक रात तकरीबन 3 बजे जब मयंक गहरी नींद में सो रहा था, तब रिया उठी और उसने बेड के नीचे से एक चाकू निकाला जो उसने शायद पहले ही छिपा रखा था। आज इसका खेल खत्म कर दूंगी। वो जैसे ही खड़ी हुई तो उसने पाया कि मयंक जागा हुआ है और उसकी माँ पल्लवी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है। वो दोनों रिया को गुस्सैल नजरों से देख रहे थे। रिया के हाथ से चाकू छूट गया और वो थर-थर कांपने लगी। तुम पहले से ही मेरे पैसों के पीछे थे ना? मुझे बहुत दुख है माँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। ये सुनकर पल्लवी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो खड़ी हुई और रिया की तरफ बढ़ी। मुझसे दूर रहो। रिया उससे बचने के लिए बाहर भागी। वो कार में बैठी और आगे बढ़ गई। इस वक्त नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि पल्लवी उसके सामने खड़ी है। उसने कार की स्पीड और तेज कर दी। पल्लवी ने हाथ से इशारा किया और उसकी कार हवा में ऊपर उठकर सीधी नदी के अंदर जा गिरी। रिया कार समेत नदी के अंदर ही डूब गई। मयंक अपने कमरे में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। तभी पल्लवी वहां पर प्रकट हुई और उसने अपनी बाहें फैला दी। मयंक भी उठकर अपनी माँ के गले लग गया। माँ, मैंने कभी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। कभी नहीं जाना कि माँ का प्यार ही इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार होता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। माँ तो हमेशा ही अपने बच्चों की गलतियों को माफ करती है। मयंक बेटा, अब की बार लड़की चुनने की गलती मत करना। शादी करना और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना। यह कहकर पल्लवी गायब हो गई। मयंक दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और उसने उसे चूम लिया। आई लव यू माँ, आई मिस यू, आई मिस यू।